हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पिछले 5वें लेक्चर में अपक्रियाओं के बारे में पढ़ा, संतुलित के बारे में पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा बच्चों कि वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत ताप के प्रति और उसमें ऊर्जा के प्रति जो भी हम लोग मेहनत करके पढ़े, मैं आशा करता हूं कि आप लोग देखे होंगे, मेहनत करते होंगे। उसके बाद वियोजन अपक्रिया के बाद आता है बच्चों प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। ये वियोजन के अंतर्गत ही आता है बच्चों। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया अंतर्गत ही आता है। तो समय ज्यादा न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया ये वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आता है। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, परिभाषा बड़ा आसान है बच्चों। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या है बच्चों, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब बच्चों यह है कि जो हम आज अपक्रिया पढ़ रहे हैं यह वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आता है और यह है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। और जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा अवशोषण होता है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश का क्या हो जाए, अवशोषण हो जाए, कोई ऐसा क्रिया हो जाए जैसे कोई वो तत्व को मैंने धूप में रख दिया, प्रकाश में रख दिया और वहां प्रकाश की सहायता से उसने अपक्रिया कर लिया, किसी नए चीज का निर्माण कर दिया प्रकाश के ऊष्मा से, प्रकाश ऊर्जा से, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। और एक बात ध्यान दीजिए, बात यह होती है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पहला क्या है, हरे पौधे, ये प्रकाश संश्लेषण आपने कक्षा 8 में भी सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण, जो भोजन, जो वृक्ष हमारे होते हैं, पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो कहा गया बच्चों, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, किसकी सहायता से बच्चों, जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। तो हमने लिया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और ले लिया जल। इसने क्या बनाया बच्चों, क्या बनाया इसने कार्बोहाइड्रेट। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने क्या लिया, CO2 प्लस क्या लिया बच्चों, और उसमें मिलाया जल, क्या मिलाया, H2O। और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। इसको बच्चों हम पर्णहरिम भी कहते हैं, पर्णहरिम। क्या बच्चों कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं, पर्णहरिम। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह सूर्य की प्रकाश हो गया बच्चों के उपस्थिति में, जल व कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमने लिया, क्या बनाते हैं बच्चों, सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण का, C6H12O6। और क्या बनाते हैं बच्चों, और क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ का ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। ये अपना ये कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं, प्लस क्या और निकालते हैं ऑक्सीजन, जो हम लोगों के लिए उपयोगी है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा अपक्रिया तो हो गया, ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट, और ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो देखिए
हम लोग वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत क्या पढ़े, प्रकाश का रासायनिक है, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे प्रकाश का रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जो हमारे वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो किसकी किसकी उपस्थिति में, जल व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, अपना भोजन निर्माण बना लेते, मतलब अपना भोजन का निर्माण करते हैं, प्लस हम लोगों को ऑक्सीजन भी देते हैं। तो अब देखिए बच्चों, यहां कार्बन की संख्या कितनी है, ये तो हमारा रिएक्शन हो गया बच्चों। अब हम इसे चेक कर लें कि यह संतुलित है या नहीं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां कार्बन की संख्या 1 और यहां कितना है बच्चों, 6। तो यहां 6 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 12। तो 12 यहां है तो 6 यहां है। तो अगर क्या किया जाए बच्चों, अगर 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दे तो 3 दूना 6 और 6 6 12, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और कार्बन भी संतुलित हो गया। बचा क्या बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन 12 है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है। तो हमको चाहिए क्या बच्चों, हमको चाहिए 12, तो 6 दूना 12 हो गया। अब देखिए, तो 12 तो हाइड्रोजन हो गया बच्चों, कार्बन भी 6 हो गया और हाइड्रोजन भी 12 हो गया, ऑक्सीजन प्रभावित हो गया। तो यहां जो हमने किया ये है गलत। तो इस पर क्या करेंगे, 6 दूने 12 और 6 कम 6 12, 6 18 ऑक्सीजन हुआ बच्चों। और यहां हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूना 12 और 6 18 हो गया। ये हमारा संतुलित समीकरण हो चुका। और है बच्चों क्या, H2 तथा Cl2 की अक्रिया द्वारा HCl का बनना। तो हमने क्या किया, H2 प्लस Cl2 जब अक्रिया किया तो क्या बना, HCl बन गया। लेकिन देखो बच्चों, यहां हाइड्रोजन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, यहां दोनों नहीं संतुलित है, 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब देखिए बच्चों, तीसरा, प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दीजिए, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर, क्या वियोजित होकर, किसकी उपस्थिति में बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर, वियोजित मतलब टूटकर, अपघटन होकर सिल्वर धातु तथा क्लोरीन गैस देता है। क्या बनता है बच्चों, सिल्वर धातु बनता है, प्लस साथ साथ क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उसमें, अगर प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड को रख दिया जाए बच्चों, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो यह वियोजित होकर क्या बन जाता है, सिल्वर धातु तथा क्लोरीन गैस देने लगता है। कहने का मतलब ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड एक यौगिक है, जो भी कहने पदार्थ है, हमने इसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया, और जैसे मैंने सूर्य के प्रकाश में रखा तो इसने सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बना लिया। अब देखिए, प्रकाश की सिल्वर क्लोराइड की बात कर रही है, तो सिल्वर क्लोराइड होता है बच्चों AgCl2Cl, और हमारा हुआ, इसको कहां रखा गया, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में। अब जैसे AgCl को मैंने सूर्य के प्रकाश में रखा बच्चों, जैसे क्या बना, सिल्वर धातु बन गई, और कौन चीज बन गया, क्लोरीन गैस बन गया। तो बच्चों हमें क्या मिला, सिल्वर धातु बन गया, और क्या बना, Cl2 गैस बन गया। अब देखो बच्चों, यह तो हमारा रासायनिक अपक्रिया हो गया, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हुआ, संतुलित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां देखिए बच्चों, यहां Cl2 है, यहां Cl है, तो यहां 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो Cl क्या हो गया। जो रासायनिक समीकरण बच्चों नहीं पढ़े हैं, संतुलित समीकरण, हमने पिछले वाले लेक्चर में 4, 3, 4, 5 में उसका बेसिक जानकारी दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस पर देख लीजिए। तो जब हमने क्लोरीन को संतुष्ट किया बच्चों, तो यहां देखिए हमारा जो था सिल्वर, वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अब यहां से हमने 2 से गुणा कर दिया, अब बच्चों ये हमारा संतुलित हो गया। ये जो सिल्वर धातु बना, ये ग्रे कलर का बना, जो क्लोरीन गैस ये लाल भूरे रंग में उड़ जाती है। अब जरा देखिए,
बच्चों ये बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट है, हमारे अपक्रियाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणुओं का अन्य समूह जुड़ जाए तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों यह है कि जब हम किसी से अपक्रिया कराएं तो अपक्रिया कराते समय उस पहले वाला जो है परमाणु वो क्या करे, वो दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले, दूसरे का स्थान ग्रहण कर दे, उसे विस्थापित कर दे, उस जहां वो बैठा हुआ है उसको हटा दे। जैसे हम बात करें बच्चों, क्या लिखा है, वह अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं का समूह, हो सकता है एक यौगिक को, हो सकता है परमाणुओं का समूह भी हो, एक यौगिक को भी हटा सकता है, परमाणुओं के पूरे समूह को भी हटा सकता है, उसके स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। या तो हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे बच्चों, और या तो हम इस प्रकार, जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों है कि अधिक अपक्रियाशील वाला तत्व कम अपक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है। मतलब जो कम अपक्रियाशील तत्व है उसे विस्थापित कर और क्या करता है, उसके स्थान पर बैठ जाता है। कहने का मतलब अधिक ताकतवर व्यक्ति कम ताकत वाले व्यक्ति को अपने जो बैठने का स्थान होता है वहां से क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे हम बात करें बच्चों, एक बार फिर से हम रिवीजन कर दें, विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। या तो इस प्रकार परिभाषित कर दीजिए, या जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसके यौगिक को जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, अर्थात अधिक सक्रिय वाला कम सक्रिय वाले को विस्थापित कर देता है और उस विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात अधिक सक्रिय वाला जो होता है वो कम सक्रिय वाले को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे देखो बच्चों, यहीं पर देख लो, यहां हम बता दें आपको, ध्यान दीजिए। जैसे क्या कहा, जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, वो देख लीजिए, फिर इसके बारे हम उदाहरण दे रहे हैं बच्चों। क्या लिखा है, प्रकार रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। जिस रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है बच्चों, अवशोषण होता है, उसे प्रकाश का रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे एक बार देख लीजिए, इसने क्या कहा है बच्चों, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की वजह जल व कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हो गया, क्या निर्माण करते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, दोबारा बता रहा हूं बच्चों, प्रकाश में, ये पर्णहरिम इसको बोलते हैं, पर्णहरिम। जब ये अपक्रिया करते हैं तो उसे पर्णहरिम भी बोला जाता है। अब क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो आप लोग कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला जानते हैं, C6H12, C6H12 वो 6 प्लस वो 2। जब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में मिलाया जाता है, जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़, वो जो अपक्रिया करते हैं किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और किसको, जल को। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को जब ये ग्रहण करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं बच्चों, और प्लस क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अब तो हमारा ये अपक्रिया हो गया, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 6,
तो यहाँ 6 कर दिया, तो 6 दूना 12 और एक 13 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 6 और 2 8 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ से क्या करें बच्चों, यहाँ से हम क्या कर दें, अगर यहाँ हाइड्रोजन भी 12 है तो यहाँ से 6 से गुणा कर दिए, तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन इधर हो गया, 12 हाइड्रोजन इधर हो गया, 6 कार्बन इधर है। लेकिन ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12 और 6 कम 6 12, 6 18 हो गया। इधर कितना है, 6 ही है। तो यहाँ क्या करें, 6 से का 6 दूना 12 और 6 18, संतुष्ट हो गया बच्चों। अब क्या H2 तथा Cl2 की क्रिया द्वारा HCl बनना, तो H2Cl2 का मतलब हुआ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन इधर यहाँ H2Cl2 ये संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमने 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में कई बार बहुत विधोष समझाया है बच्चों, और हम किसी यौगिक में बीच में गुणा नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर देखिए बच्चों, ये जो क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, मान लो हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड है, हमने इसको प्रकाश में रख दिया, सूर्य के प्रकाश में, और ये वियोजित हो गया, अपघटन हो गया, टूट गया। क्या क्या बना, सिल्वर धातु तथा Cl2 गैस बना। तो इसने क्या कहा है बच्चों, इसने कहा सिल्वर क्लोराइड। क्या कहा है, सिल्वर क्लोराइड। तो Ag+Cl है ना। और क्या बना बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना, सूर्य की प्रकाश क्या बना बच्चों, धातु, सिल्वर धातु बना, अर्थात क्या बना, Ag बना और क्या बना, Cl2 बना। अब ये बच्चों देखो संतुष्ट नहीं हो रहा है, ओ सॉरी ये था सिल्वर, क्या था, सिल्वर क्लोराइड भी हो, सिल्वर क्लोराइड Cl। अब ये बच्चों देखो सिल्वर क्लोराइड है AgCl। अब यहाँ देखो Ag है प्लस Cl2 है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो देखो Cl2 हो गया, यहाँ भी हो गया 2, तो 2 कम 2 इधर है, 2 इधर है, ये प्रभावित हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा सिल्वर धातु बन गया, ये क्लोरीन गैस बन गया। अब दूसरा है बच्चों विस्थापन अपक्रिया, वह अपक्रिया जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणु का समूह जुड़ जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब 2 तत्वों का अपक्रिया होता है, 2 समूहों का अपक्रिया होता है, तो एक समूह दूसरे समूह को हटाकर जब स्थान ग्रहण कर ले, तो उसे हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार परिभाषित करें, या हम परिभाषित करें कि जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व, जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील वाले तत्व को जलीय विलयन में उसे विस्थापित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन उठता है कि अपक्रियाशील और अपक्रियाशील क्या लिखा है, अधिक अपक्रियाशील और कम अपक्रियाशील क्या है। तो अधिक अपक्रियाशील कम अपक्रियाशील को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो हम पहले उनके लिखेंगे अपक्रियाशील के बढ़ते क्रम, या बढ़ते क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अधिक अपक्रियाशील के बढ़ते क्रम। तो पहले ये जाने कि अधिक अपक्रियाशील क्या है, कम अपक्रियाशील कौन है, तब जाकर उसका हम रिएक्शन करते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो टीचर कितना भी क्यों ना पढ़ा ले, कुछ नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों, अब हम लिखने जा रहे हैं अधिक अपक्रियाशील तत्व और कम अपक्रियाशील तत्व। तो जैसे कहने का मैंने है कि अधिक अपक्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा अधिक अपक्रियाशील है पोटेशियम बच्चों। इससे कम अपक्रियाशील है सोडियम, इससे कम अपक्रियाशील है कैल्शियम, इससे कम अपक्रियाशील है बच्चों मैग्नीशियम, इससे कम अपक्रियाशील है बच्चों एल्युमिनियम, इससे कम अपक्रियाशील है बच्चों जिंक, जिसको इस जस्ता के नाम से भी जानते हैं। फिर जिंक से कम अपक्रियाशील है बच्चों फेरस, फेरस से कम अपक्रियाशील है बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कम अपक्रियाशील है बच्चों कॉपर, कॉपर से कम अपक्रियाशील है बच्चों क्या है सिल्वर, और सिल्वर से कम अपक्रियाशील है बच्चों सोना, आरम जिसको बोलते हैं, इसको अर्जेंटमेंट बोलते हैं, इसको आरम बोलते हैं, इसको कॉपर बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको फेरस बोलते हैं, इसको जिंक बोलते हैं, इसे एल्युमिनियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा अपक्रियाशील कौन है बच्चों, पोटेशियम।
उससे कम अपक्रियाशील कौन है बच्चों? सोडियम। उससे कम अपक्रियाशील कौन है बच्चों? कैल्शियम। उससे कम अपक्रियाशील कौन है बच्चों? मैग्नीशियम। उससे कम अपक्रियाशील कौन है बच्चों? एल्युमिनियम। उससे कम अपक्रियाशील कौन है बच्चों? जिंक या जस्ता। उससे कम कौन है? फेरस, जिसको आयरन कहते हैं। उससे कम कौन है बच्चों? हाइड्रोजन। उससे कम कौन है? कॉपर। उससे कम कौन है? सिल्वर, अर्जेंटमेंट। उससे कम कौन है? सोना, आरम, जिसको कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने कहा अभी कि अधिक अपक्रियाशील वाला तत्व कम अपक्रिया वाले शील तत्व को जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील वाले तत्व, जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील वाले तत्व कम अपक्रियाशील वाले तत्व को जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया। जैसे बच्चों देखिए, पहला उदाहरण हम दे रहे हैं कैसे विस्थापित करता है। यह है जेडियन। क्या है बच्चों? यह है जिंक। फिर किसको मिलाया बच्चों? हमने मिलाया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब देखिए, जिंक है और कॉपर है। यहां देखिए बच्चों, ये दोनों को देखिए, यहां सीरियल जो बना हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर। अब बच्चों जरा देखो, यहां किसकी किसकी बात हो रही है? कम क्रियाशील और अधिक अपक्रियाशील और कम अपक्रियाशील की बात हो रही है। तो यहां जिंक का है, यहां कॉपर है। तो यहां देखिए, यहां जिंक का है और ये क्या है? या यहां पर कॉपर है। तो बताओ जिंक ज्यादा अपक्रियाशील है कि कॉपर? तो आप लोग जानते होंगे कि अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन है? जिंक है। तो जिंक किसको विस्थापित कर देगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। अब देखिए, कॉपर को हटा दीजिए और बन गया ZnSO4 + Cu। ठीक है बच्चों, ये अधिक अपक्रियाशील था Zn, यहां देखिए क्रम के अनुसार Zn जिंक, और ये कम अपक्रियाशील था क्योंकि इधर जितना बढ़ते क्रम है, ये इधर क्या है? सब बढ़ते क्रम है बच्चों। इधर क्या है? बढ़ते क्रम। ये क्या इधर? बढ़ते क्रम। ऊपरा वाला क्या है बच्चों? बढ़ते क्रम है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जैसे कम अपक्रियाशील और अधिक अपक्रियाशील क्या करता है? अधिक अपक्रियाशील वाला कम अपक्रियाशील वालों को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है, भगा देता है वहां से। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए, अधिक अपक्रियाशील वाले तत्व के बढ़ते क्रम। चलो सबसे हम दूसरा प्रकार लिख दें। सबसे कम कौन होता है? AU। उससे बड़ा कौन होता है? उससे बड़ा कौन होता है बेटा? अर्जेंटमेंट, जिसको कहते हैं सिल्वर। उससे बड़ा कौन होता है? कॉपर। उससे बड़ा कौन होता है बच्चों? कॉपर। कॉपर से बड़ा कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बड़ा कौन होता है? फेरस। फेरस से बड़ा कौन होता है? जिंक। जिंक से बड़ा कौन होता है बेटा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से बड़ा कौन होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से बड़ा कौन होता है? कैल्शियम। कैल्शियम से बड़ा कौन होता है? सोडियम। सोडियम से बड़ा कौन होता है? पोटेशियम। देखिए बच्चों, ये बढ़ते क्रम है, ये बढ़ते क्रम। अब जरा देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील वाला तत्व कम अपक्रियाशील वाले तत्व को जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है, हटा देता है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिया बच्चों कॉपर या जिंक ले लिया। जिंक ले लिया, फिर ले लिया कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? कॉपर सल्फेट ले लिया हमने। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट।
अब बताइए क्रम के अनुसार मिलाइए ये जिंक और कॉपर को, इसमें अधिक अपक्रियाशील कौन है? देखिए ये कॉपर है, यहां पर कॉपर कम है, सबसे ज्यादा कौन है? जिंक है। तो जिंक वाला किसको भगा देगा? कहेगा चल हट यहां से निकल, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, यहां से निकल ले। इसने वहां से भगा दिया बच्चों और बन गया ZnSO4 और प्लस कॉपर। तो देखिए बच्चों, अधिक ताकतवर वाला व्यक्ति कम ताकतवर वाले व्यक्ति को क्या कर दिया? हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक ना, पहला एग्जाम्पल हो गया। तो जिंक और कॉपर सल्फेट से जब हमने अपक्रिया किया तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बन गया। क्या बन गया बच्चों? जिंक सल्फेट और कॉपर बना। जब हमने जिंक और कॉपर सल्फेट अपक्रिया कराया तो जिंक वाला सबसे ज्यादा अपक्रियाशील था, ये कम अपक्रियाशील था, अर्थात ये ज्यादा ताकतवर था, ये कम ताकतवर था। तो ज्यादा ताकतवर वाले ने कम ताकतवर वाले को हटा दिया और उसका स्थान ग्रहण कर दिया, उसको निकाल दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे Ag प्लस हम ले लिए CuSO4। अब देखिए अब क्या होगा? अब क्या होगा बच्चों? यहां देखिए Ag है, क्या है? Ag है, फिर CuSO4 है। अब आप ही बताइए यहां जो Cu है ये क्या करेगा? जब यहां से अधिक अपक्रियाशील वाला क्या करेगा? कम अपक्रियाशील। कॉपर कौन है? सबसे ज्यादा अपक्रियाशील कौन है? कौन है? ये। और इसने क्या, या तो यहां से उठ जाएगा और ये इसका स्थान कहेगा हट जाए यहां से। तो क्या करेगा बच्चों? हम इसको लिख सकते हैं Ag के, क्या लिखेंगे? अगर Cu हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? Ag सिल्वर सल्फेट, है ना, ये भी कर सकते हैं। और ये क्या निकल जाएगा? कॉपर बाहर हो जाएगा। यानी मतलब ये अपक्रियाशील थोड़ा उल्टा हो गया है, ऐसा होना चाहिए। हम लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल और बच्चों ले लें। क्या ले लें? क्या ले लें? चलो हम Zn ले लेते हैं दोबारा और H2SO4 ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, बाकी नोट्स में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपके किताब में भी दिया। आप लोग किताब से जुड़े रहिए। यहाँ हम लोग मेथड और तरीका बता रहे हैं और कैसे किया जाता है ये बता रहे हैं। देखिए हमने इससे पहले जिंक लिया था और कॉपर सल्फेट लिया था। अब हमने क्या लिया बच्चों? देखो जरा, अब हमने जिंक ले लिया है और क्या ले लिया है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। अब क्या करेंगे? अब बताइए ये Zn है, H2 है, Zn को हेरिए कहाँ है? ये है बच्चों। और H कहाँ है? H2SO4। अब देखिए ये H है, H कहाँ है? ये है। और ये क्या है? Zn। तो Zn अधिक अपक्रियाशील है और हाइड्रोजन कम अपक्रियाशील है। तो Zn का काम क्या होगा? जिंक का ये कम अपक्रियाशील को हटा देगा और बजाय ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन गैस बनकर क्या बंद हो जाएगा बच्चों? उड़ जाएगा। अब Zn अधिक ताकतवर था, हाइड्रोजन कम ताकतवर था, इसलिए जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? अधिक अपक्रिया वाला तत्व कम अपक्रिया वाले तत्व को क्या कर दिया? हटा दिया। तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। और हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है फेरस हमने ले लिया प्लस CuSO4 ले लिया। देखिए बच्चों क्या क्या ले लिया हमने? Fe ले लिया प्लस CuSO4 ले लिया, मतलब आयरन और कॉपर सल्फेट ले लिया। अब बताइए Fe इधर है, कौन है? कॉपर यहाँ है। तो बताइए कौन कम आपकी कम अपक्रियाशील है और ये अधिक अपक्रियाशील है? देखिए ये कम है और ये ज्यादा है ना, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम है। तो ये फेरस ज्यादा है और ये कम है। तो फेरस किसको क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो ये बन जाएगा बच्चों फेरस सल्फेट फ्लैट कॉपर बाहर हो गया। ठीक है ना? ठीक। और एग्जाम्पल ले ले बच्चों हम लोग, एक एग्जाम्पल और ले ले हम लोग। ये हम लोग समझ चुके हैं ना, ये अधिक अपक्रियाशील का बढ़ते हुए क्रम, ये सबसे मुख्य बात है बच्चों, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और देखिए
और थोड़ा हम ले लें, क्या ले लें बच्चों, कॉपर ले लें और प्लस कुछ और ले लें, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। हमने क्या ले लिया बच्चों, कॉपर ले लिया और सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। बहुत एग्जाम्पल है बच्चों, किताब उठाकर देखिए और किताब से जुड़े रहिए, मेहनत करिए। अगर यही आपका समय है, अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आगे चलकर आप परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार बिना मेहनत किए पास कर रही है। आप लोगों को हाई स्कूल में बिना मेहनत कर 350, 400, 500 नंबर देकर पास कर देती है। अब आप अभी से अगर मेहनत, सरकार कोई भी हो, मेहनत करिए आप लोग, क्योंकि आगे चलकर अगर जिंदगी में खुश रहना है तो एजुकेशन को आप अपनाइए, अपना लीजिए, ये मैं कहता हूं, और मेहनत करिए। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है, कॉपर है, यहां क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब जब कॉपर और क्या कहते हैं सिल्वर को देखिए कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो इसमें कॉपर है और सिल्वर कम शक्तिशाली, अर्थात ये अधिक अपक्रियाशील है और ये कम। तो ये कॉपर Ag को हटा देगा तो क्या बनेगा बच्चों, CuNO3 प्लस Ag, क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार एग्जाम्पल बहुत है बच्चे, मेहनत करते रहिए। बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर नोटबुक, पूरा मस्त नोटबुक आपको उपलब्ध करवा दिया है बहुत सरल भाषा में, और आप मेहनत नहीं करेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तब तक के लिए बच्चों बस आज इतना ही, तब तक के लिए बाय।